नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम खबर गरम है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज दिन भर की बड़ी खबरों की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की यात्रा की। कल तक जिस यात्रा से हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता दूरी बनाए हुए थे, जिस यात्रा को कांग्रेस की नहीं बल्कि किसी व्यक्ति की विशेष यात्रा बताया जा रहा था, एकाएक वही सब नेता बृजेंद्र सिंह की इस यात्रा में एक साथ एक मंच पर नजर आए। वजह ये रही, यात्रा के अंतिम पड़ाव में कांग्रेस के फायरब्रांड नेता राहुल गांधी ने एंट्री मार ली। राहुल गांधी आए तो उनसे पहले क्या भूपेंद्र हुड्डा, क्या राव नरेंद्र, क्या सुरजेवाला, सभी के सभी उनसे पहले ही पहुंच गए। यात्रा में पहुंचे भी और यात्रा करने वाले चौधरी बृजेंद्र सिंह की तारीफ भी करते हुए नजर आए। राहुल गांधी भी यात्रा की तारीफ करते हुए नजर आए और तमाम नेताओं को एक बार फिर से इशारों इशारों में एकजुटता का संदेश भी दे गए। राहुल गांधी आए तो सभी के सभी साथ तो नजर आए, लेकिन राहुल के जाने के बाद क्या ये सभी साथ नजर आते रहेंगे? क्या इनके मनभेद दूर होंगे? कई सवाल है। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में कांग्रेस का सबसे बड़ा सिरदर्द रहा है अंदरूनी गुटबाजी। ये गुटबाजी कांग्रेस को हर बार भारी पड़ी। इस गुटबाजी को दूर करने के लाख जतन हाईकमान ने किए, लेकिन नतीजा 0 सन्नाटा ही रहा। जब राहुल गांधी चंडीगढ़ आए थे, तब भी कड़े शब्दों में संदेश देकर गए कि एकजुट रहेंगे तो सत्ता के गलियारे में रहेंगे। असर कुछ खास नहीं हुआ। रह रहकर गुटबाजी की तस्वीरें सामने आती रही। हरियाणा में सत्ता वापसी के सपने सजोए थे, वो भी टूट गए। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में भी गुटबाजी फिर उभरी। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे और पूर्व सांसद चौधरी बृजेंद्र सिंह ने इस सब से इधर अपनी अलग राह पकड़ी। करीब 7 महीने पहले पैदल सद्भाव यात्रा पर निकल पड़े, जिससे तमाम बड़े नेताओं ने उनकी निजी यात्रा बता करके दूरी बना ली। साफ शब्दों में नेता प्रतिपक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये उनकी निजी यात्रा है, कांग्रेस की नहीं। इस सबके बीच चौधरी बृजेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से मुलाकात की और उन्हें यात्रा में आने का न्योता दिया। यहाँ तक कि भूपेंद्र हुड्डा भी पहले दिनों यही कहते नजर आए थे कि राहुल गांधी भी आएंगे तो वो यात्रा में नहीं जाएंगे। ऐसे में राहुल गांधी के आगमन का दिन तय हुआ कि 8 मई को राहुल गांधी यात्रा में गुरुग्राम में शिरकत करेंगे। बस यहीं से बृजेंद्र की यात्रा से दूरी बनाने वाले नेताओं ने अपने सुर बदले। कैसे बदले, ये सुर सुनाते हैं आपको। थोड़ा सा बृजेंद्र सिंह यात्रा निकाल रही है, कहा जा रहा है कि आखिरी दौर में राहुल गांधी आ सकते हैं। ऐसे में आप जाएंगे? आपके मैं क्यों जाऊंगा? शामिल होंगे? मैं क्यों शामिल होगा? पार्टी अधिकृत होती है, मैं शामिल होता कोई है पार्टी अब अपने अपने तरीके से मजबूत कर रहे हैं। आज आपकी यहाँ हाजिरी और आपके जो आप हमारे को बताओगे, उसको पक्का उम्मीद है कि यहाँ से पूरे हरियाणा में आवाज जाएगी। और मैं बधाई देता हूँ अपने अजीज बृजेंद्र को, जो इन्होंने इतनी मेहनत करके आज यहाँ तक पहुंचे। यात्रा की बहुत बहुत बधाई। राहुल गांधी यात्रा में आए उससे पहले ही प्रदेश अध्यक्ष ने फरमान जारी किया कि सभी यात्रा में पहुंचेंगे। और राहुल गांधी के पहुंचने से पहले क्या नेता प्रतिपक्ष, क्या प्रदेश अध्यक्ष और क्या सांसद सभी यात्रा में पहुंचे। राहुल गांधी की कोशिश एक बार फिर वही नजर आई कि कैसे भी ये गुटबाजी दूर हो। राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा, लेकिन एकजुटता का संदेश जाते जाते दे गए। बृजेंद्र की पीठ थपथपाते हुए साफ कह गए कि यात्रा निकालना क्यों जरूरी है, क्यों अपनों के साथ इससे जनता भी एकजुट होती है। और आपको इस यात्रा से बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपको हरियाणा का जो पल्स है, हरियाणा का जो पल्स है वो आपने मतलब लोगों से सुनकर समझा है। और मेरी सोच है कि कांग्रेस पार्टी में हर प्रदेश में जो हमारे युवा नेता हैं, उन सबको इस प्रकार से जनता के बीच में यात्रा करनी चाहिए। सीखने को मिलता है। बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये यात्रा की। हजारों किलोमीटर आप चले। मैं जानता हूं 1000 किलोमीटर, हजारों किलोमीटर चलना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। आपने किया, पूरा मेरा सपोर्ट है आपको, हरियाणा कांग्रेस का सपोर्ट है।
इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट है। राहुल गांधी एक साथ कई बड़े संदेश कार्यकर्ताओं के साथ अपने नेताओं को भी दे गए। अब सवाल यहां से कई उठते हैं। सवाल ये है कि राहुल ने एकजुटता लाने की कोशिश तो पहले भी की, कड़े संदेश तो पहले भी दिए, लेकिन नतीजा उस समय 0 सन्नाटा रहा। क्या इस बार नतीजा बदलेगा? सवाल ये है कि लगातार बढ़ते बीजेपी के दायरे को रोकने और कांग्रेस पार्टी की खिसकती जमीन को बचाने में जो जोर राहुल गांधी लगा रहे हैं, क्या उसी सोच के साथ हरियाणा कांग्रेस भी स्वयं हित छोड़कर सर्वहित में काम करेगी? क्या हुड्डा, सुरजेवाला, सैलजा और चौधरी वीरेंद्र सिंह एक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे? राहुल गांधी जो एकजुटता की घुट्टी एक बार फिर से अपने नेताओं को देकर गए, वो असरदार होगी? सवाल कई हैं, जिनका जवाब भविष्य में इन नेताओं की गतिविधियों के साथ ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। गुरुग्राम में सद्भाव यात्रा में पहुंचे राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। मैंने आपसे पूछा कि हरियाणा में सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं? आप हजारों किलोमीटर चले हो और आपने कहा कि हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है। और ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, पूरे देश में बेरोजगारी फैल गई है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। डिग्री मिल जाती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में डिग्री मिल जाती है, मगर फिर रोजगार नहीं मिल सकता। छोटी इंडस्ट्री, स्मॉल मीडियम साइज इंडस्ट्री सारी की सारी बंद हो गई। सीधा सा मॉडल है, अदानी अंबानी जी को देश का धन दिया जाता है और चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचा जाता है। युवाओं को इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इसका नशा दिया जाता है। यहां का चुनाव बीजेपी ने चोरी किया। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, अब बंगाल, असम, इन्होंने सिस्टम बना लिया है चुनाव चोरी करने का। लाखों नाम काट देते हैं, लाखों नए नाम जोड़ देते हैं। इलेक्शन कमीशन इनके कंट्रोल में है, ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में है और ये सोचते हैं कि इनका राज अब रुक नहीं सकता। मगर टाइम आने वाला है इनका। इनका सिस्टम क्या है? अदानी इनकी पूरी मार्केटिंग करता है। इनको ये पूरी देश का धन पकड़ाते हैं। इनके पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। और सीधी सी बात है, हम नरेंद्र मोदी से, ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डरते नहीं। कर लो जो करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कांग्रेस पार्टी, आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ। क्योंकि इन्होंने देश पर आक्रमण किया है, लोकतांत्रिक सिस्टम पर आक्रमण कर इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। संविधान पर आक्रमण किया है और आपका जो हक है, देश की जनता का जो हक है, जो संविधान में लिखा है, लोकतंत्र आपका हक है, उस पर आक्रमण किया है और लोकतंत्र को इन्होंने खत्म। हरियाणा के 7 शहरों में चुनावी शोर पूरी तरह से थम चुका है। लाउडस्पीकर खामोश हो चुके हैं और रैलियां भी। अब बारी है वोटिंग की। 10 मई को सुबह लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, शहर की सरकार चुनने के लिए मतदान करेंगे और ऐसे में जनता किस पर विश्वास कर रही है और किसे मारेगी वोट की चोट, ये बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट आती है। पंचकूला, अंबाला और सोनीपत जैसे बड़े निगमों, रेवाड़ी नगर परिषद और सांपला, धारूहेड़ा, उकलाना नगर पालिका में शहर की सरकार का फैसला होना है।
प्रदेश के सियासी गलियारों में हर तरफ बस एक ही चर्चा है कि किसे मिलेगा शहर की सरकार का ताज। चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान दावों और वादों की खूब बौछारें हुई। लेकिन अब अग्नि परीक्षा का समय है। सत्ता पक्ष की तरफ से खुद सीएम नायब सैनी ने खूब पसीना बहाया, हर शहर में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए और जीत का दावा किया। कमल का फूल खिलेगा, ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 3 गुना गति से हमारी सरकार काम करेगी। तो वहीं बुनियादी सुविधाओं से लेकर भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन तक जनता के मुद्दों को कांग्रेस ने उठाने की कोशिश की। कई अहम मुद्दे चुनाव के दौरान देखने को मिले। यहां तक कि इस बार वोट चोरी का मुद्दा भी वोटिंग से पहले ही उठ गया। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भी वोटिंग से पहले हरियाणा दौरे पर आए। हालांकि चुनावी क्षेत्र में कार्यक्रम नहीं था, लेकिन इसका असर भी निकाय चुनाव पर पड़ सकता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का काम उन्होंने किया। इसके तहत निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के तमाम नेता जीत का दावा कर ही रहे हैं। सरकार पर हमलावर भी नजर आ रहे हैं। तो लगता है खबरें भी तक लोगों ने देख लिया विकास जो है कांग्रेस पार्टी कर सकती है, तो कांग्रेस की तरफ। बहरहाल अब चुनावी शोर थम चुका है। अब चुनाव को लेकर जहां प्रशासन अलर्ट है, वोटिंग को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तो वहीं सियासी सवाल भी तैर रहे हैं कि क्या सत्ता पक्ष अपना किला बचाने में कामयाब होगा या विपक्ष बड़ा उलटफेर कर पाएगा। प्रत्याशियों की धड़कनें भी तेज हैं। फैसला जनता को करना है। वोटिंग का इंतजार किया जा रहा है। 10 मई को जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा और 13 को परिणाम सामने आ जाएंगे। देखना होगा जनता किसे देगी शहर की सरकार बनाने का मौका। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश में अंत्योदय योजनाओं के तहत लाभार्थियों को करोड़ों रुपए सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किए। आइए विस्तार से जानते हैं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ घोषणाएं की और कौन कौन से लाभार्थियों को इसका लाभ मिला। चंडीगढ़ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त जारी की। इस योजना के तहत करीब 9,76,000 बहनों के खातों में 205 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। 35 लाख से अधिक लाभार्थियों को 1146 करोड़ रुपए की पेंशन दी गई, जो उनकी वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी छात्रों को फायदा पहुंचाते हुए छात्रवृत्ति को नेशनल पोर्टल से जोड़ा गया और 100 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। कृषि क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने किसानों को राहत देते हुए बताया कि अब तक 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान एमएसपी पर सीधे किसानों के खातों में किया जा चुका है। तो वहीं इस साल 82 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद भी की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की हमेशा आदत रही है कि वो जनता को गुमराह करती है। कांग्रेस ने हमेशा गरीबों को प्रताड़ित किया है, जबकि बीजेपी सरकार गरीबों और किसानों को सशक्त बनाने में जुटी है। उन्होंने राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। परंतु हमारी सरकार ने 1,415 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जमा कराने का काम आज 7वीं किस्त के माध्यम से किया है। जैसा आप सबको मालूम भी है कि इस योजना का शुभारंभ हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप बना करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्मदिन के अवसर पर इसका ये शुरू किया था। मैंने ये वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में आगामी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर यह आय सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 1,80,000 रुपए अभी बजट में करने का निर्णय किया है। साथियों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 18 तरह की ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत आज हमने 1,146 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि सीधे 35,62,000 जो हमारे बेनिफिशरीज हैं के खातों में आज डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया है। अभी यहां से बटन डला है, उन तक वो राशि पहुंची है। मैं सभी सम्मानित बुजुर्गों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद है
और उस आशीर्वाद के कारण उनको समय पर ये राशि मिले। और समय पर जब राशि मिलती है तो उनके बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसके माध्यम से वो कर लेते हैं। और इनमें जो आज राशि जारी की है, इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांगजन भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन वो शामिल है। हम सक्सेस हुए हैं। हमने आज इसको जो अनुसूचित जातियों, बीसी और एससी समाज के बच्चों की जो छात्रवृत्ति थी उसको केंद्र के पोर्टल के साथ जोड़ा है। और मुझे खुशी है कि 64,923 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 100 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि वो जारी की गई है और उनके खाते में चली गई है, क्योंकि केंद्र के साथ ही पोर्टल में जोड़ दिया गया है। उसमें 1,50,583 किसानों को आज 370 करोड़ 52 लाख रुपए की मुआवजा राशि आज जारी की है। 370 करोड़ 52 लाख रुपए की मुआवजा राशि आज जारी की है। हमारा उद्देश्य है, क्योंकि जब किसानों की हमारे पास शिकायत आई और उन्होंने कहा, हमने उसको वेरीफाई किया हमारे अधिकारियों ने, और जिन्होंने वहां नीचे गड़बड़ की उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। ऐसा नहीं है भाई, एक्चुअल में अगर किसी किसान का खराबा हुआ है तो सरकार का हमारी का दायित्व है उस तक मुआवजा पहुंचाना, और उसको लेकर के ठीक वेरीफाई करके हमारे पास आए तो हम उसका मुआवजा देने का काम हमारी सरकार करती है। हमारे किसान को इस बात की चिंता नहीं है। 1,50,583 ऐसे किसान थे जिनकी शिकायतें हमें मिली थी। 370 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि हमने जारी की है। दुष्प्रचार करते रहते हैं कि वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। हमारा लोकसभा में खड़ा होकर के जेब में हाथ डाल लिया, जेब तो नीचे चला गया, फटी जेब थी। भाई तेरी जेब में कुछ रहा नहीं है, थाने तो लूट लिया, सारा कुछ लूटा है। अब तो व्यक्ति के अकाउंट में जा रहा है पैसा, सीधा पैसा जा रहा है उसके अकाउंट के अंदर। वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। सरकार की जवाबदेही है। आदरणीय मोदी जी, ये ट्रांसपेरेंसी है। कभी गरीब व्यक्ति मोदी जी से प्रेम करता है, प्यार करता है। हमारी सरकार गरीब व्यक्ति को एक योजनाबद्ध तरीके से उसको सशक्त और मजबूत करने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये तो आरोप लगाते रहते हैं। 55 साल देश के ऊपर शासन किया। भाई जब तो तेरी आंखें खुली नहीं, देश पीछे चला गया, गरीब व्यक्ति और गरीब हो गया इनके शासन में, तब तो अपने आप को मजबूत करने में लगे थे। अब भी देखिए क्या हालात हो रहे हैं। अब भी कुर्सी नहीं छोड़ रहे। कहा जी अगर इतना प्रेम कुर्सी से है तो छोड़ देना चाहिए था। तो पब्लिक कमेंडेट है। सीएम नायब सैनी ने अंत्योदय योजनाओं और किसानों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। राज्य सरकार की ये पहल निश्चित रूप से लाखों परिवारों के लिए राहत और सशक्तिकरण की दिशा में अहम साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। पानीपत में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें ट्रांसपोर्टरों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 21, 22 और 23 मई को पूरे इलाके में हड़ताल की जाएगी। रिपोर्ट आप देखिए। पानीपत में ट्रांसपोर्टरों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। 21, 22 और 23 मई को पूरे इलाके में हड़ताल रहेगी। बैठक में ट्रांसपोर्टरों ने भ्रष्टाचार और अवैध चालानों के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। इस बार उन्होंने आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, फल, सब्जियां और दवाइयों की सप्लाई करने वाली गाड़ियों को भी बंद रखने का फैसला किया है। सदस्यों का कहना है कि ये कदम प्रशासन को चेतावनी देने के लिए उठाया गया है, ताकि अवैध गतिविधियों और रिश्वतखोरी पर रोक लगाई जा सके। 3 दिन अपनी गाड़ियां खड़ी करेंगे। ये हमारा मेन जो उद्देश्य है सरकार को जगाने का भी है। पहले हम सरकार के पास गुहार करते हैं अपनी मांगों को, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट जिसके बाद जाते हैं, उन्होंने बगैर हमारी एप्लीकेशन की सुनवाई किए हुए ये फरमान जारी किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, ग्रीन टैक्स जो हमारा बढ़ाया है। 5,000 रुपये हर गाड़ी को देना बड़ा असंभव है। ट्रांसपोर्टर पहले पिस चुका है, बहुत ज्यादा है। और ये सरकार ने जो ग्रीन टैक्स के नाम पे पिछले कई सालों से दिल्ली में लूट मचा रखी है, दिल्ली भगत से 1500 करोड़ रुपया इकट्ठा किया इन्होंने ग्रीन टैक्स धुआं खत्म करने के लिए दिल्ली के अंदर। लेकिन अफसोस है कि सिर्फ
40% उसका यूज किया ना, 60% अभी उनके पास पड़ा हुआ है। और एक गाड़ी वाले को लूटने का जो तरीका बना रखा है बिल्कुल गलत है। उसके खिलाफ हम खड़े होकर 21, 22, 23 को हम पूरे एनसीआर के अंदर हड़ताल करने जा रहे हैं। अपनी गाड़ियां अपनी मर्जी से खड़ी करने जा रहे हैं। अगर फिर भी सरकार नहीं मानती तो उसके बाद हम बड़ी मीटिंग करके इनडेफिनिट स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं। 2500 गाड़ियां निकलती हैं यहाँ से। और मैं और कहना चाहूँ आप लोगों से, अगर ये सरकार बिल्कुल भी इस रवैये से नहीं मानती तो हमें ऑल इंडिया लेवल पे जाना पड़ेगा। और इतने चालान हमारे पर कम होते हैं। डबल टंकी टाटा कंपनी लगा के दे रखी। राजस्थान के अंदर जाके वह क्या कहते हैं, डबल टंकी एक टंकी उतारो, माल दूसरी गाड़ी में पलटी करो, उसके बाद गाड़ी जाएगी। जबकि टाटा कंपनी ने लेटर दे रखा, मेरे पास है लेटर, अगर आपने चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। टाटा कंपनी ने लेटर दे रखा, उसके बाद भी वो कहते हैं माल उतारो, 30-35 हजार रुपये जुर्माना हो जाता है उन गाड़ियों के ऊपर। कहां से हम पूरा करें? गाड़ी होती है जयपुर, चलान हो रहा उदयपुर या कानपुर या बिहार में, हम उसको भुगत देते हैं। भुगतने के बाद भी ऑनलाइन नहीं हटता। 500 रुपए का चलान है, उसको हटाने के लिए हम 1000 रुपये रिश्वत बाबू को देते हैं और 1000 रुपये रिश्वत देते हैं हम उस दलाल को जो उसको हटवाता है। हड़ताल के चलते शहर और आसपास के क्षेत्रों में यातायात और आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है। ट्रांसपोर्टरों के इस हड़ताल से पानीपत और आसपास के इलाकों में कई सेवाओं पर असर पड़ सकता है। ऐसे में प्रशासन की निगरानी और लोगों की सतर्कता जरूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। प्रदेश में गेहूं खरीद का सत्र इस बार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 1 अप्रैल से 7 मई तक की गई खरीद में किसानों को राहत मिली और ये राहत विपक्षी दलों के लिए चुनौती बनी। ये कहना है मुख्यमंत्री नायब सैनी का। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में इस साल गेहूं खरीद में रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल हुई है। ये कहना है सीएम नायब सिंह सैनी का। सीएम सैनी ने बताया कि इस साल 84,18,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसानों को खरीद प्रक्रिया में कोई परेशानी नहीं हुई। सभी को समय पर और उचित मूल्य मिला, जिससे खरीफ फसल की बिक्री में संतुलन बना। तो वहीं सीएम ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि परेशानी केवल कांग्रेस और अन्य दलों को हुई, जो इस रिकॉर्ड की उपलब्धि को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। राज्य के कृषि अधिकारियों के अनुसार गेहूं खरीद पूरी तरह से पारदर्शी और व्यवस्थित रही। हर जिले में समय पर खरीद सुनिश्चित की गई, जिससे किसानों को राहत मिली और मार्केट में स्थिरता बनी रही। कि प्रदेश में 1 अप्रैल से 7 मई तक मंडियों में 84,18,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है। मैंने ये पीछे बताया था कि पिछले 4 वर्षों का रिकॉर्ड अब की बार टूटा है। इतनी ज्यादा आवक मंडियों के अंदर आई है। इनमें से जो 84,18,000 मीट्रिक टन है, इसमें से 83,75,000 मीट्रिक टन गेहूं की बिक्री हेतु किसानों का बायोमेट्रिक वो सत्यापन हो चुका है। 83,75,000, 84,000 में से मैंने कहा था कि ये 99% हम उसको सफलता से, किसी किसान को परेशानी नहीं आई। परेशानी आई है कांग्रेस को, आई है इनेलो को, आई है और कुछ और इधर उधर के दल फिरी जहाँ उनको परेशानी आई है। परेशानी नहीं आई है, अभी क्यों ये व्यवस्था खड़ी कर दी, ये परेशानी कांग्रेस को आई है और उनके जो विपक्षी दल है। बाकी किसी को परेशानी नहीं आई, ना मेरे किसान को आई। किसान ने इसका सपोर्ट किया। मैं धन्यवाद करूंगा किसानों का, क्योंकि किसान उसको अडॉप्ट करता है। इस साल की गेहूं खरीद ने किसानों को राहत दी और राज्य में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे सफलता करार दिया। किसानों के लिए सिर्फ खरीद नहीं बल्कि उनकी मेहनत का सही मोल पाने का मौका था। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम खबर गरम है में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।